हेलो फ्रेंड्स, आज 22 ऑफ मई है एंड ट्रेडिंग सेशन जस्ट ख़त्म हुआ है। और आज हम बात करने वाले हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिसका कि इंडिकेशन मैंने आपको एक पिछले वीडियो में दिया था। हमने 3 स्टॉक्स के बारे में बात की थी, भारती एयरटेल, नेस्ले इंडिया और डीमार्ट के बारे में। ये 3 स्टॉक्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था 8 ऑफ मई को। तो आज एग्जैक्टली 2 हफ्ते कंप्लीट हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जो भी प्रेडिक्शंस हमने किए थे भारती एयरटेल, नेस्ले इंडिया और डीमार्ट के स्टॉक्स के अंदर, क्या वो सही साबित हुए हैं। जिस तरीके से हमने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई किया था या मूविंग एवरेजेस के मूवमेंट को ट्रैक किया था या फिर मोमेंटम इंडिकेटर्स को जिस तरीके से हमने इंटरप्रेट किया था, क्या वो इंटरप्रिटेशन सही था। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमने ये सारी जो स्टडीज़ की थी 8 ऑफ मई को, उसके क्या नतीजे आए हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी भारती एयरटेल की, और जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं, ये भारती एयरटेल का चार्ट खुला है एनएसई के ऊपर में। और सबसे पहले हम इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये तो मैं सिंगल स्क्रीन कर देता हूं। यहां पर आप देखोगे कि ये एक मार्कअप फेज में ये स्टॉक है भारती एयरटेल का। अब 8 मई की कैंडल सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो कैंडल है ये 8 मई की कैंडल है। इसको मैं एक इंडिकेट कर देता हूं चार्ट के ऊपर में। ये जो कैंडल है ये 8 मई की कैंडल है। और इसके बाद में जो भी इस चार्ट के ऊपर में आप देख रहे हैं वो ये साफ दर्शाता है कि स्टॉक ने मार्कअप फेज जो है उसका वो कंटिन्यू किया है 8 मई के बाद भी। तो 9 मई का जो ये सेशन था, 11 मई का जो सेशन था, क्योंकि 9 और 10 मई जो थे वो ट्रेडिंग सेशंस नहीं थे सैटरडे और संडे होने की वजह से। 11 मई को मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई डेली चार्ट्स के ऊपर में। उसके बाद फिर से एक बहुत ही बड़ी बुलिश एनगल्फिंग बनी। उसके बाद में मार्केट फिर जो स्टॉक प्राइस है भारती एयरटेल का वो फिर से उसने करेक्शन दिखाया, लेकिन फिर वहाँ से फिर से मार्कअप फेज कंटिन्यू रहा। तो आइए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपने ये जो सजेशन था भारती एयरटेल का, ये अगर माना होता या माना है, तो अब आज के डेट तक आपको कितना मुनाफा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग प्राइस है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की, यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। और आज के डे के क्लोजिंग यानी इस पॉइंट तक अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 11.12% का प्रॉफिट यहाँ पर हमको दिख रहा है। 11.12% इन जस्ट 2 वीक्स फ्रेंड्स। इन जस्ट 2 वीक्स if you are getting 11.12%, which is a huge profit. So यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैंने कहा था कि यहाँ पर आप एक बुलिश पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि मार्च 2020 से लगातार ये जो स्टॉक है ये एक मार्कअप फेज में था, और यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर मार्केट ये जो मार्कअप फेज है इसको कंटिन्यू कर रहा था और एक ट्रेंड लाइन को वो रिस्पेक्ट कर रहा था। ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से मैं एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ। तो यहाँ पर आप फिर से देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट ने फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गई। तो इस तरीके से मार्केट इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा था कुछ 3-4 महीनों से। इसीलिए ये एक साफ इंडिकेशन था कि मार्केट यहाँ पर आकर रेस्ट और यहाँ से फिर से और एक हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन जारी रखेगा। और वही हुआ यहाँ पर। इस दिन के बाद में प्राइस कुछ इस रेंज में रही काफ़ी दिनों तक, लेकिन जैसे ही इस लाइन पे आके टच हुई वहाँ से एक बहुत ही बड़ा बाउंस मिला और फिर से प्राइस ऊपर गई। अब आने वाले कुछ दिनों के लिए हम इसका क्या प्रेडिक्शन करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। आने वाले कुछ दिनों के लिए ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि प्राइस जो है वो थोड़ा और पुल बैक इन द डाउन साइड दिखा है। यहाँ पर हो सकता है वो 592 अभी उसका करंट ट्रेडिंग प्राइस है, वो 575 तक नीचे आ सकता है।
लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। फिर से प्राइस जब यहाँ पर आके इसको टच करेगा और एक क्लियर कट इंडिकेशन देगा कि प्राइस यहाँ से बाउंस हो रहा है, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, एक रिवर्सल कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ से आप ट्रेड में फिर से एंटर कर सकते हैं और फिर से 5 या 6% का फायदा आपको हो सकता है। लेकिन साथ में याद रखिए कि आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जानना है जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हैं। यहाँ से अगर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है और इस सपोर्ट लाइन के नीचे अगर प्राइस ट्रेड करना चालू करती है तो फिर ये एक रिवर्सल हो सकता है मार्केट में और हो सकता है कि आपका जो ट्रेड है वो गलत डायरेक्शन में जाए। इसलिए आपको एक कंफर्मेशन ज़रूर चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन मिला था प्राइस को और इससे ये साफ हो गया था कि यहाँ से एक हायर हाई हायर लो बनेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट के नीचे मार्केट एंड होता है और अगले दिन की शुरुआत और एंड फिर से अगर इस लाइन के नीचे अगर होती है तो फिर आपको उस ट्रेड को कंसिडर नहीं करना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस भी आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रखना चाहिए, सो दैट इन केस अगर आप ट्रेड में हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आप डाउन साइड में प्रोटेक्टेड रहें। तो टू समराइज एवरीथिंग अगेन, वी आर वेरी मच बुलिश इन भारती एयरटेल। आप इसके ऊपर कंटिन्यूस वॉच रखें। हो सकता है कुछ ट्रेडिंग सेशंस इसके रेड में बने, लेकिन फिर भी ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हम इसको एक बार फिर से मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे। हमने तो इसको ऑलरेडी 8 मई को एनालाइज किया था और अभी इतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं मंथली टाइम फ्रेम को एनालाइज करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो ये जो एक क्रूशल रेजिस्टेंस था, ये जो लाइन मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये जो एक क्रूशल रेजिस्टेंस था, इस क्रूशल रेजिस्टेंस के काफ़ी ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पर भी कुछ शैडोज बने और प्राइस ने रेजिस्ट किया, लेकिन एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है इस रेजिस्टेंस का। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है भारती एयरटेल में। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ज़रूर करें एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। और कंटिन्यूसली नवंबर 2018 से जो है ये स्टॉक जो है ये मार्कअप फेज में है, तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं। इसके हम मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन दिखा रहे हैं सारे के सारे मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी। स्टोकेस्टिक एक बुलिश क्रॉसओवर देखे काफ़ी दिन हो चुके हैं, RSI भी एक अच्छे जोन में है, तो एवरीथिंग इज गुड हियर as far as the chart of Bharti Airtel is concerned. You can definitely take a long position, but your entry and exit points should respect the immediate supports and the resistance which we can see here on this chart in the daily time frame. अब भारती एयरटेल के अलावा जो दूसरा स्टॉक हमने उस दिन एनालाइज किया था वो एक डीमार्ट भी हमने एनालाइज किया था। तो डीमार्ट भी आइए देखते हैं कि 8 मई के बाद में उसका क्या पोजीशन है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ सबसे पहले और 8 मई की कैंडल को हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये जो कैंडल है ये है 8 मई की कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है। तो इस कैंडल के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर से एक अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहा। तो आइए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप उसके अगले दिन या जो भी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की थी 8 मई के वीडियो में, अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपको किस तरीके का फ़ायदा हो सकता था। तो अगर कंसिडर करते हैं कि ये आपका एंट्री पॉइंट अगर था और आज की जो बेरिश कैंडल बनी है, अगर यहाँ पर आप उसको एंड करते हैं तो 4.79% 5% का आपको फ़ायदा हो रहा था इस डीमार्ट के स्टॉक में, और ये हुआ है सिर्फ 2 हफ्तों में फ्रेंड्स। तो 2 हफ्तों में 5% इज ऑल्सो अगेन अ वेरी ह्यूज प्रॉफिट दैट यू आर गेटिंग हियर इन द स्टॉक ऑफ डीमार्ट। अब इस कैंडल को भी अगर हम इग्नोर करते हैं, अगर आप ये समझते कि ये 3 कंसेक्यूटिव जो है ये एक बुलिश कैंडल्स बनी है, अगर आप ये एंटिसिपेट करते हैं कि यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग हो सकती है, और अगर मान लीजिए अगर आप बीच में या फिर कहीं ऊपर में ही अगर इस ट्रेड को क्लोज करते, अगर एग्जिट करते तो शायद आपका मुनाफा और ज़्यादा बढ़ सकता था। वो भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हो सकता है कहीं आप
7% या 7.5% तक इस ट्रेड को एग्जिट कर देते। अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता तो भी आपको ये एग्जिट डेफिनेटली मिल जाती और आप एक अच्छा मुनाफा और भी बेहतर मुनाफा इस ट्रेड में डेफिनेटली पा सकते थे, इस स्विंग ट्रेड में, क्योंकि ये सिर्फ हम कुछ 8 या 10 ट्रेडिंग सेशंस की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में हमारे क्या प्रेडिक्शंस रहेंगे और हम कैसे इसको डीमार्ट को आगे चल के देखें, तो यहाँ पर फिर से मैं कुछ ट्रेंड लाइन्स बनाता हूँ। तो ये एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा और फाइन ट्यून अगर करूँ कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ इस ट्रेंड लाइन को। प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट ले रही है, यहाँ पर ले रही है, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स दिख रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट बनता है प्राइस के लिए। और साथ ही में अगर मैं एक रीसेंट ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन बनाऊं तो ये इस तरीके से मैं एक ट्रेंड लाइन और एक यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये जो प्राइस है जहाँ पर कि आज प्राइस एंड हुआ है वो इस ट्रेंड लाइन के बहुत करीब है। तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इसमें फिर से एक बुलिश कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा आने वाले कुछ सेशंस में। आने वाले हफ्ते में 4 ट्रेडिंग सेशंस हैं, तो मैं ये उम्मीद ज़रूर करूँगा कि यहाँ पर आप कुछ 2 या 3 एक डिसाइसिव बुलिश कैंडल्स देखें। और अगर आपको एक बुलिश संकेत मिलता है यहाँ पर ऑन द कमिंग ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि मंडे को ट्रेडिंग सेशन नहीं है, तो ऑन ट्यूसडे ऑनवर्ड्स अगर आपको एक बुलिश सिग्नल मिलता है जो कि एक डिसाइसिव बुलिश सिग्नल है, इफ़ यू इग्नोर द शैडोज ऑफ द कैंडल, तो डेफिनेटली आपको इस ट्रेड में रहना चाहिए। आपको फिर से डीमार्ट परचेस करना चाहिए, बाय करना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। या फिर इस ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन को आप बहुत अच्छे से इसकी निगरानी करें और जब भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर प्राइस एक रेस्ट ले रही है, उस समय आप उस ट्रेड को सेल कर सकते हैं, यानी उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। इसका जो है मंथली टाइम फ्रेम भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। इसका अप ट्रेंड जो है ये दो सालों से कंटिन्यूस चलता आ रहा है। तो आइए इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स भी देखते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे जोन में है। स्टोकेस्टिक ने बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है काफ़ी दिन पहले ही और RSI अभी बहुत ही अच्छे जोन में ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखें तो एक बेरिश क्रॉसओवर स्टोकेस्टिक यहाँ पे दे चुका है जो कि दर्शाता है इस कैंडल को यहाँ पर। तो आप आने वाले ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को ऑब्जर्व करें डीमार्ट को। आपको अगर बुलिश सिग्नल मिलता है तो आपको ट्रेड में ज़रूर रहना चाहिए डीमार्ट के। तीसरा जो हमने उस दिन 8 मई को जो एनालाइज किया था जो स्टॉक, वो है नेस्ले इंडिया। अब नेस्ले इंडिया में भी अगर आप उस वीडियो को गौर से सुने फिर से एक बार, तो हमने ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस की बात की थी और हमने कहा था कि अगर इस रेजिस्टेंस को प्राइस क्रॉस करती है, एक डिसाइसिव क्रॉस करती है इस रेजिस्टेंस को, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और एल्स आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं नेस्ले इंडिया के स्टॉक में। शॉर्ट पोजीशंस तो खैर उसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और उसमें शॉर्ट पोजीशन लेना यानी एक एक्सपर्टाइज ट्रेडर का काम है। तो इस फैक्ट को हम इग्नोर करते हैं और सिर्फ ये समझते हैं कि अगर हम इस ट्रेड में नहीं थे तो हमने कैसे इस ट्रेड को सही तरीके से पहचाना है। यहाँ पर हमने बात की थी कि इस ट्रेंड लाइन को यानी 17,939, तो 17,939 ये लेवल पे रेजिस्टेंस था नेस्ले इंडिया के स्टॉक पे और इस रेजिस्टेंस को अगर ये प्राइस अपर डायरेक्शन में तोड़ता तो आप इस ट्रेड में डेफिनेटली रह सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक भी शैडो भी आपको नहीं दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में जहाँ पर कि इस लेवल को प्राइस ने क्रॉस किया है। इसलिए अगर आपने इसको एक बेहतर तरीके से समझा होगा तो डेफिनेटली आपने लॉन्ग पोजीशन नहीं ली होगी नेस्ले इंडिया में। शॉर्ट पोजीशंस आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने उस दिन वीडियो में भी कहा था, फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि आपको ट्रेंड को आपका फ्रेंड बनाना है। यहाँ पर ट्रेंड जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये एक बुलिश ट्रेंड है और बुलिश ट्रेंड में शॉर्ट पोजीशंस लेके फ़ायदा करना जो है ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। आप स्टार्टिंग में ऐसा
डिसीजन ना ले जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट हो। इसलिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, जो की रेजिस्टेंस था, इसको प्राइस ने क्रॉस नहीं किया और प्राइस हायर हाइज हायर लोज नहीं बना पाई, जबकि इसने तोड़ा और प्राइस एक नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता गया। ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर। ये जो आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस के हिसाब से चल रहा था, सॉरी माफ़ कीजिए, ये सपोर्ट लाइन है। ये सपोर्ट लाइन के हिसाब से प्राइस चल रही थी काफ़ी दिनों से, और इस सपोर्ट लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया प्राइस ने और फिर एक लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हुई। तो आपको दोनों भी चीज़ें समझनी है। दो स्टॉक्स जो थे, भारती एयरटेल और डीमार्ट, ये अपवर्ड डायरेक्शन में गए। आपको एक 5% से 10% से 15% तक का मुनाफा वहाँ पर हो सकता था, लेकिन कैसे एक सही एनालिसिस करके, कैसे टेक्निकल एनालिसिस के सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन को समझ के, मूविंग एवरेजेस और मोमेंटम ऑसिलेटर्स को समझ के आप ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि किस प्राइस पे आपको एंटर करना है। यहाँ पर डेफिनेटली प्राइस जो थी वो 18,000 के ऊपर थी और 18,000 8 मई के बाद में प्राइस गया ही नहीं। इसलिए आपने अगर ये ट्रेड नहीं लिया है तो ये बहुत ही सही डिसीजन आपका रहा और उसके बाद में प्राइस यहाँ पर नीचे जाती गई। तो फ्रेंड्स, अभी इसके बाद में, आज के बाद इसका क्या हम एनालिसिस करेंगे। नेस्ले इंडिया को आप कैसे इन्फर कर पाएँ कि इसमें आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, यानी इसको बाय करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिसाइसिव सिग्नल अभी तक तो नहीं मिला है। एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, उसके बाद में बहुत छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनती गई है, लेकिन आपको एक डिसाइसिव मूव नहीं मिली है जो कि आपको बताएं कि एक प्रबल पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर मार्केट फिर से यहाँ पर जो स्टॉक है नेस्ले इंडिया, ये फिर से ऊपर जाए। तो ऐसी जब आपको कोई भी इंडिकेशन यहाँ पर नहीं मिल रही है, इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में कोई भी ऐसा इंडिकेशन आपको जब नहीं मिल रहा है, तो आपको ऐसा कोई इंडिकेशन अपने मन से मैन्युफैक्चर नहीं करना है। आपको जो चार्ट दिखा रहा है उसी को एनालाइज करना है। आपको कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाकर इसको बाय करने की कहानी नहीं बनानी है, जिससे कि आप खुद को ही ये कन्विंस कर ले कि आप इसमें बाय कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से स्टॉक ऊपर भी जाए, हो सकता है नीचे भी जाए। अगर ऊपर भी जाएगा फिर भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आपको कोई भी डिसाइसिव सिग्नल नहीं मिल रहा है। कोई भी ऐसा कैंडल फॉर्मेशन या फिर ऑसिलेटर का कोई भी ऐसा सिग्नल आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। दोनों भी ऑसिलेटर्स जो है उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड स्लोप है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी सिग्नल यहाँ पर नहीं मिल रहा है। सो अनलाइक डीमार्ट एंड भारती एयरटेल, वेयर वी आर स्टिल बुलिश, वेयर वी हैव आइडेंटिफाइड द करेक्ट demand and supply zones, but in this stock of Nestle India we cannot come to any kind of a conclusion right now. We will have to wait for a few more sessions to make a decisive comment on Nestle India. Friends, अभी मैंने कुछ और स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें कि मुझे लगा कि मैंने आपको इसके बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही थी। पहला स्टॉक जो है वो है एस्कॉर्ट्स का। अब एस्कॉर्ट्स के इस चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो जून 2019 से जो है वो एक मार्कअप फेज में है। हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं अगस्त जून 2019 से, जबकि इसके पहले एक मार्कडाउन फेज में था एस्कॉर्ट्स का प्राइस, और अप्रैल 18 से लेकर के जून या फिर जुलाई 2019 तक के मार्कडाउन फेज चला और वहां से एक रिवर्सल हुआ, और मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी आपको बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। अब इसके वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। प्राइस को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को अगर प्राइस क्रॉस करता है, मतलब मान लीजिए अगर डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है इस रेजिस्टेंस का और 920 के ऊपर में प्राइस ट्रेड करता है, और सिर्फ ट्रेड ही नहीं उसके ऊपर एक डिसाइसिव मूवमेंट होती है, मतलब एक ऐसा कैंडल फॉर्मेशन होता है जो कि आपको एक डिसाइसिव इंडिकेशन दे कि प्राइस मार्कअप फेज को कंटिन्यू कर रहा है, तो आप इसमें एक लॉन्ग पोजिशन डेफिनेटली ले सकते हैं, और वहाँ से आप देखोगे कि एक हायर हाइज एंड हायर लोज बनने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ प्राइस रिस्पेक्ट्स दिस सपोर्ट लाइन विच इज एट 908 करंटली। इफ इट shows a decisive breakout, you should definitely take a swing trade here or a investing position also. इंट्राडे के लिए तो आपको उस दिन का चार्ट देखना होगा और उस दिन के इमीडिएट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस देखने होंगे।
तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा कि आप किस तरीके से इसको एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी और एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज एंड योर माइंडसेट्स एंड व्हाट साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग स्टाइल यू फॉलो। सो इसको यहीं पर छोड़ते हैं कि अगर इस रेजिस्टेंस लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं बाय करने के लिए। अब वीकली आप डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि क्या हम जो एनालाइज कर रहे थे वो सही से कर रहे थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये जो रेजिस्टेंस है ये एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है जो कि 907 पे है। तो और आज के दिन में ही यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक शैडो कैंडल ने इस प्राइस के ऊपर बनाया था, लेकिन फिर सेलर्स जो है उन्होंने चार्ज लिया और प्राइस को नीचे ढकेला। तो प्राइस ऊपर आज के दिन तो नहीं जा पाई। अगर यहाँ से एक बेरिश कैंडल बनती है, अगर ये रेजिस्टेंस जो है ये अभी भी ट्रू स्टैंड करता है तो एक शॉर्ट पोजीशन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ले सकते हैं। शॉर्ट पोजीशंस फिर से मैं दोहराऊंगा कि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है। कोई भी नए ट्रेडर या जो रिसेंटली ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो ऐसे शॉर्ट पोजीशंस ना ले जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट है। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को यहाँ पर कैसे कैंडल फॉर्मेशंस बनते हैं। अगर यहाँ पर आप 940 या 930 के ऊपर प्राइस को ट्रेड होते हुए देखोगे और एक अच्छा डिसाइसिव मूव मिलेगा तो आपको इस ट्रेड को ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है सिप्ला का। सिप्ला में भी कुछ अच्छे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। हम इसका सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देखो कि पिछले 2 या 3 महीनों से, यानी फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल और मई में ये बहुत ही अप ट्रेंडिंग स्टॉक बन चुका है। फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक है और फार्मा की बात हमने बार बार की है इस चैनल के ऊपर कि फार्मा में जो डिमांड है उसके चलते स्टॉक प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। अजंता फार्मा, सन फार्मा की भी बात हमने की थी कुछ हफ्तों पहले इस चैनल के ऊपर में। दोनों सन फार्मा और अजंता फार्मा काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एट द सेम टाइम सिप्ला भी जो है वहाँ उसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में एक काफ़ी अच्छी बुलिश ट्रेंड दिख रही है। अब वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर फिर से कंफर्म होती है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी जो है वो एक अच्छे जोन में है और यहाँ पर एक पिछले हफ्ते की जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल बनी है जिसके चलते उम्मीदें बढ़ जाती है ये कंक्लूड करने के लिए कि इसका जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये एक फेज़ आप देखो, इस फेज़ को मैं आपके लिए मार्क करता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ये जो फेज़ है ये फेज़ जो है ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ की तरह काम कर सकता है क्योंकि प्राइस ने गैप अप ओपनिंग्स दी 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में और उसके बाद में एक रेंज बाउंड रहा स्टॉक यहाँ पर सिप्ला का। जब भी इस तरह की मूवमेंट होती है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट होती है, तो आप ये तो डेफिनेटली समझ जाइए कि कुछ ना कुछ इस स्टॉक में होने वाला है। हो सकता है यहाँ से एक बहुत ही स्टीप फॉल आपको मिले या यहाँ से एक स्टीप राइज यहाँ पर आपको मिले क्योंकि ये वो टाइम होता है जबकि FIIs और DIIs जो है वो अपना खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी रणनीति बनाते हैं और यहाँ से आगे चल के वो अपना जिस भी तरीके से वो चाहते हैं मार्केट को ऊपर जाए या नीचे जाए उस तरीके से वो मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है। ये जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये जो एक रेजिस्टेंस था प्राइस के लिए कंटिन्यूअस इस रेजिस्टेंस के नीचे ही प्राइस ट्रेड कर रहा था। उस लाइन का जो है, उस रेजिस्टेंस लाइन का जो है वो ब्रेकआउट हुआ और प्राइस आज के दिन 637 पे एंड हुई। तो अगर यही ट्रेंड चलते रहेगा आगे, यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे को भी अगर आपको बुलिश कैंडल्स दिखती है यहाँ पर, तो आपको डेफिनेटली इस स्टॉक को बाय करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं क्योंकि फार्मा सेक्टर जो है ये कुछ दिनों के लिए एक बूमिंग सेक्टर है, बुलिश सेक्टर है
और जैसे कि बाकी सारे फार्मा स्टॉक्स भी एक बेहतरीन अप ट्रेंड दिखा रहे हैं, उस तरीके से सिप्ला भी उसमें शामिल हो सकता है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी काफ़ी अच्छी पोजीशंस में है। मैंने ऐसे ही स्टॉक्स चुने हैं फ्रेंड्स आपके लिए, जहां पर कि मोमेंटम ऑसिलेटर्स और प्राइस एक्शन आपके फेवर में हो, लॉन्ग पोजीशन लेने के फेवर में हो। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि आप इमीडिएट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को ध्यान में रखें, प्राइस एक्शन को ध्यान में रखें, और तभी ही आप ट्रेड्स में एंटर हो सकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद फ्रेंड्स हम सिप्ला और एस्कॉर्ट्स के चार्ट पे फिर से रिविजिट करेंगे। हम फिर से आज का जो विश्लेषण है उसके रेफरेंस पे एक एनालिसिस करेंगे कि क्या हमने उस समय एक सही विश्लेषण किया था एस्कॉर्ट्स और सिप्ला का। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज बी सेफ, प्लीज बी एट होम, enjoy the weekend and get ready for a great trading week ahead. Thank you.